गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अश्विन लोया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से फिर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर एलएलबी। एलएलबी के बाद हमारे पास रोजगार के क्या अवसर हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल्स आए, उनकी यह समस्या थी कि हम इस कोर्स को करने के बाद आगे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि 80% पब्लिक ये मानती है कि एलएलबी करने के बाद वकालत ही कर सकते हैं, वकालत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैं आज आपको और ऐसी बातें बताऊंगा इस वीडियो में जो कि आप एलएलबी के बाद कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एलएलबी 3 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है और आज की हमारी जो बेसिक नीड है, पद, पैसा और प्रतिष्ठा, वो तीनों चीज इस प्रोफेशन में हमें मिलेगी। एलएलबी 3 इयर्स का डिग्री कोर्स, लेकिन वह बच्चे जो आफ्टर 12th के बाद इंटीग्रेटेड 5 इयर्स डिग्री कोर्स करते हैं, जैसे बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीसीए एलएलबी, वो भी लॉ ग्रेजुएट होते हैं। मतलब अब हमारे पास जो देश की यूनिवर्सिटीज़ है, जो एफिलेटेड कॉलेज है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं, वो 3 इयर्स डिग्री कोर्स के साथ साथ 5 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स भी चलाती है। तो बच्चा दोनों कोर्स आफ्टर 12th के बाद 5 इयर्स, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स। अब मैं मेरे टॉपिक पे बात शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि जो अभी हमारा देश में संक्रमण, कोरोना, कोविड महामारी का दौर चल रहा है, इसमें मेरा आप सभी से निवेदन है कि सरकार की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर ध्यान रखें, मास्क लगाएं और बिना वजह आप घर से बाहर नहीं निकलें। तो आप सुरक्षित हैं तो आपके घर वाले सुरक्षित हैं। अब मैं आगे आपके मेन टॉपिक पर बात करता हूं। सबसे पहले आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय, कॉलेज से एलएलबी की डिग्री ले ली, तो सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है। अब आपको उसके बाद सर्टिफाइड लॉयर्स बनने के लिए एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम्स होती है, AIBM, ऑल इंडिया बार एग्जाम, AIBE, जिसमें कि आपको वो एग्जाम्स विकल्प वाली रहती है, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न रहता है, और जो कि एग्जाम ओपन बुक पैटर्न पर होती है। ओपन बुक मतलब आप आपके साथ किताब ले जा सकते हैं। अब इस पॉइंट्स को हम अभी यहीं रोकेंगे, लास्ट में मैं इस पॉइंट्स के आपको लिंक जोड़ूंगा। सेकंड जो आपका पॉइंट्स है वो ये है कि आप इस कोर्स को करने के बाद जुडिशियल सर्विस, न्यायिक विभाग, यदि आपको न्यायिक विभाग में जाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है सेकंड क्लास सिविल जज, व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी। इस कोर्स को करने के बाद आप न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी के एग्जाम्स दे सकते हैं, जो कि पहले प्री एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, इसके बाद फिर मेंस पूरा पेपर होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इस एग्जाम को देने के लिए जो एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, वो है 35 ईयर्स, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है एलएलबी। मतलब सिंपल सा यह है कि कोई दूसरा कोर्स बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमए, एमकॉम वाला व्यक्ति सीजे की एग्जाम नहीं दे सकता। सिविल जज की एग्जाम वही अटेंड कर सकता है जो कि लॉ ग्रेजुएट है, जिसने एलएलबी 3 इयर्स डिग्री कोर्स किया है या 5 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है। नंबर एक चीज। नंबर 2, हम सेकंड क्लास सिविल जज से यदि हाई लेवल पर जाते हैं तो वो होता है एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए भी जो एज क्राइटेरिया है वो है 35 to 45, मतलब 35 से लेकर 45 साल तक का व्यक्ति ये एडीजे की एग्जाम दे सकता है। यह भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होती है, लेकिन इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि इसमें 7 इयर्स कोर्ट का एक्सपीरियंस वर्क, मतलब 7 वर्ष का आपका वकालत का अनुभव, ये वाला एक सर्टिफिकेट साथ में लगता है इस एग्जाम को देने के लिए। तो जहाँ भी आप जिस क्षेत्र में भी, जिस शहर में भी आप प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट देती है जिससे कि ये प्रूव होता है कि आपने रेगुलर कोर्ट में प्रैक्टिस की है। ये तो हो गया हमारा जुडिशरी डिपार्टमेंट। थर्ड हम बात करते हैं गवर्नमेंट लॉयर्स की, ADPO, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सरकारी वकील। हम एलएलबी या बीए आफ्टर 5 इयर्स से इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स करने के बाद प्राइवेट लॉयर्स, डिफेंस लॉयर्स तो
101% बन जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की ओर से अपेयर हों, गवर्नमेंट एडीपीओ हो, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम्स होती है वो एमपी एडीपीओ की एग्ज़ाम्स होती है, जिसमें कि 32 सब्जेक्ट्स होते हैं और ये भी प्री एग्ज़ाम्स होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न होता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि प्री एग्ज़ाम्स के बाद ही आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए फेस करना पड़ता है, मतलब सीधा आपका साक्षात्कार होता है ऑन मेरिट बेसिस पर आपका आप क्वालिफाइड होंगे और क्वालिफाइड होने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करना है और इंटरव्यू होने के बाद आप सीधे एडीपीओ हो जाएंगे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। फिर हम बात करते हैं आगे कि एलएलबी जो कोर्स है ये डबल बैचलर डिग्री कोर्स है, मतलब बीए बीकॉम बीएससी एक ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद आप एलएलबी करते हैं। तो एलएलबी की जो मास्टर डिग्री है वो क्या है, तो एलएलबी की मास्टर डिग्री है एलएलएम, मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। एलएलएम करने का क्या बेनिफिट्स है, एलएलएम करने के बाद आप यदि आगे इस फील्ड में और जाना चाहते हैं, नेट स्लेट या पीएचडी डॉक्टरेट करना चाहते हैं लॉ में, तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है वो है एलएलएम। एलएलएम करने का एक बेनिफिट यह भी है कि आप यदि लेक्चरर के रूप में किसी कॉलेज में अपनी सेवा देना चाहते हैं, गेस्ट लेक्चर देना चाहते हैं, तो आपके पास उस कोर्स की मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री के बाद ही आप आगे इसमें जा सकते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट बात करें तो हम बात करेंगे लीगल एडवाइजर्स की, विधिक सलाहकार की। आप देखेंगे हमारे देश में जितनी भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनियां हैं उन सभी को अपने यहाँ लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करना पड़ते हैं, विधिक सलाहकार। लेकिन उसके लिए मस्ट जो हमें चाहिए वो चीज़ है इंग्लिश मीडियम। आपकी इंग्लिश अच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियों को यदि ज्वाइन करेंगे फ्रेशर्स के रूप में, तो वो आपकी स्किल्स जो देखेंगे वो इंग्लिश देखेंगे, क्योंकि उनकी जो ड्राफ्टिंग का वर्क होता है वो 90% इंग्लिश में होता है। इसलिए यहाँ पर मीडियम्स का थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं या जो हिंदी मीडियम्स वाले भी हैं, वो कम से कम एक इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर ले, ताकि वो अपनी ड्राफ्टिंग, अपना आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आपको कंपनी की ओर से जो आपको डिफेंस रखना है इन फ्यूचर, तो वो वहाँ पर रख सके। तो आप कंपनी के ट्रेडमार्क्स के केसेस, कॉपीराइट के केसेस या आगे जितने भी कंपनी से रिलेटेड केसेस रहते हैं वो आप सब हैंडल करेंगे। और ऐसा तो है ही नहीं कि करोड़ों लाखों टर्नओवर वाली जो कंपनियां चल रही है इनके यहाँ लीगल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लीगल प्रॉब्लम तो पर डे आती है। तो आपका लीगल एडवाइजर्स के रूप में ये लाइबिलिटीज़ रहेगी कि जैसे ही इनके पास कोई लीगल मैटर आया वो आपको वो हैंड ओवर कर देंगे और उसे करने के बाद आप अपने लीगल एडवाइजर्स के रूप में इस कंपनी में सेवा दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं IBPS, मतलब स्पेशल ऑफिसर्स लॉ फॉर बैंक और बीमा, जैसे कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी में भी एडवाइजर्स इनके अपॉइंट होते हैं। तो उसके लिए आपका एक इनका लीगल पैनल तैयार होता है। लीगल पैनल तैयार होने के बाद आप इसमें इच्छुक व्यक्ति वो साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और फिर आप इसमें सेवा दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्च लायर, आपने नाम सुना होगा। सर्च लायर्स मतलब जो होते हैं जिनको कि जब भी कोई हम लोन लेते हैं बैंक से तो एक सर्च रिपोर्ट बना के देना होती है। जब जमीन की हो सकती है सर्च रिपोर्ट, जैसे लोन लेना तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है, तो हर बैंक का एक अथोराइज्ड लॉयर रहता है। वो उस बैंक को लोन के समय जो प्रॉपर्टी रहती है जिस पर बैंक लोन सिक्योर करती है आपका, उस लोन की पूरी, उस प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी वो लॉयर्स उन बैंक को देगा जो कि उसका अथोराइज्ड है। तो एक ये वाला सबसे अच्छा पोस्ट है। फिर आगे हम बात करते हैं आर्मी कोर्ट्स की। आर्मी कोर्ट्स जो कि जुडिशल कोर्ट्स से भिन्न होती है, इसके अंतर्गत एक पोस्ट आती है जिसका कि बहुत कम लोगों को नॉलेज रहता है, वो है JEJ, जज एंड एडवोकेट जनरल। एक ये पोस्ट रहती है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एज रहती है आपकी एग्जाम्स की वो होती है एंट्री एज 27 ईयर्स। और इसमें एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लॉ ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से होना चाहिए। साथ में आपको इसमें 900 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव पेपर्स दिया जाता है। उस पेपर्स को क्वालिफाई करने के बाद आप डायरेक्ट इंटरव्यू कर इस पोस्ट पे आ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं सबसे लास्ट में, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, सर्टिफाइड लॉयर बनने के लिए AIBE की आपको एग्जाम देनी होती है, उसके बाद आप एडवोकेट हो सकते हैं। उसको पॉइंट को हम यहाँ पे लिंक करते हैं कि अब यदि हम देखें कि सिर्फ LLB करने के बाद क्या एक ही फील्ड है,
प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी एक फील्ड नहीं है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि कितनी फील्ड्स में आप एलएलबी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 1 क्रिमिनल, जो कि आपराधिक केसेस होते हैं, थानों से जमानत होती है, उसके बाद आपको केस मिलता है। सिविल केसेस, दीवानी वाद, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहते हैं। रेवेन्यू केसेस, जमीन और जायदाद के केस, नामांतरण और बंटवारा इसमें शामिल होता है। फैमिली कोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग आप मेंटेनेंस, डाइवोर्स और गार्जियनशिप आदि के केस हैंडल कर सकते हैं। लेबर कोर्ट, श्रमिकों की मजदूरी से संबंधित केसेस। कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता, जो कि आपने एक मार्केट से कोई वस्तु परचेस की है और उसमें कुछ शिकायत आती है, कंप्लेन आती है, तो आपको कंज्यूमर कोर्ट से उसके लिए कंपनसेशन मिलता है। इसके बाद टैक्स की फील्ड, जो कि आज की तारीख में बेसिक हो चुका है। पैन कार्ड, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स ऑफ सेल टैक्स रिटर्न, जीएसटी, जिसके लिए कि टैक्स लॉयर्स की आपको जरूरत पड़ती है। टैक्स लॉयर होने के लिए जरूरी नहीं कि वो एलएलबी करे, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बीकॉम होता है। यदि बीकॉम करने के बाद भी वो टैक्स की प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन एलएलबी प्रोफेशनल डिग्री वो क्यों करता है, उसका मेन रीज़न यह है कि यदि उसके आईटीआर में कुछ भी क्वेरी आती है आगे, तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने आपको खड़ा होना है, तो उसके लिए एलएलबी जरूरी है। एलएलबी एक ऐसा कोर्स है जो आपको किसी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, प्रतिनिधि बनाता है। आप किसी थर्ड पर्सन की ओर से कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं। तो इतनी सारी फील्ड है जो मैंने आपको आज बताया, इतना करियर है आफ्टर एलएलबी, आफ्टर बीए एलएलबी करने के बाद। तो आज तक जो बच्चों के मन में ये यदि प्रश्न था कि सिर्फ एलएलबी करने के बाद हम वकालती कर सकते हैं, आगे इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए मैंने ये इतने पॉइंट्स जो आपने नोट किए होंगे, कागज पेन लेके आप बैठे होंगे या आपने समझा होगा, तो आप अब ये समझें कि आफ्टर एलएलबी के बाद आपके पास जॉब की कितनी अपॉर्चुनिटी हैं, कितने अवसर हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये लेक्चर आज अच्छे से समझ में आया होगा। आगे मैं आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में और मिलता रहूँगा। आगे मैं और करंट टॉपिक पे आपसे बात करूँगा। एक बार फिर मैं आपको ये संदेश देना चाहूँगा कि इस महामारी के दौर में आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत जल्दी हमारी आगे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।